हेलो एवरीवन। तो हम लोग जो प्रीवियस सेशंस के अंदर जिस चैप्टर के साथ डील कर रहे थे वो आपका चैप्टर था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियल प्लानिंग। फिलहाल मैंने आपकी स्क्रीन के सामने एक सिलेबस रखा हुआ है और ये सिलेबस आप लोग देख के पहचान गए होंगे। क्या ये जो सिलेबस है आपका एमपीपीएससी प्री का है, जो वेबसाइट जो कमीशन है, ठीक है, उसने अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ था। उसी में से मैंने इसको कटआउट निकाला है, ठीक है। और इसमें जो 6 नंबर का पॉइंट है ये बेसिकली आपका प्री का सिलेबस है, राइट। अब इसमें जो 6 नंबर का पॉइंट है, 6 नंबर पॉइंट के अंदर आप देख रहे होंगे कि लास्ट के जो दो आपके बुलेट्स बने हुए हैं, ठीक है, ये आपके इकोनॉमी के सेक्शन है। तो हम लोग जो सिलेबस कवर करेंगे वो पूरा का पूरा इन्हीं दो पॉइंट्स के लेकर होगा। हालांकि ये दिख छोटे रहे हैं बट इसके अंदर कई सारे आपके चैप्टर्स मिले हुए हैं। ओके, और हम लोग अभी जो चैप्टर के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम मैंने आपको बताया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ओके, हम लोग अभी जिस चैप्टर के साथ डील कर रहे हैं वो है आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या आप कह सकते हो इंडस्ट्रियल प्लानिंग, राइट। अब आप थोड़ा सा ये जो सिलेबस है इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो आप देखिए इंडियन इकोनॉमी ओके इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, ठीक है, वो हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद आप सेकंड नंबर पे देखिए, ये है आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। देन इसके बाद है आपका फॉरेन ट्रेड। तो बेसिकली ये आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जिसके साथ हम लोग अभी डील कर रहे हैं, और थोड़ा सा मैं इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ठीक है। खैर ये सब चीजें मैं पहले कर चुका हूँ बट अभी थोड़ा सा जरूरी है क्योंकि थोड़ा बहुत ये क्लैरिटी दिमाग में रहे, क्योंकि हम लोग ये जो पूरा का पूरा प्लानिंग पढ़ रहे हैं ये कहाँ पर जाके आपका कवर हो रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिख जरूर ये छोटा रहा है बट इसके अंदर काफी सारे अंदर और सिलेबस और अंदर चैप्टर्स और आपके मर्ज, राइट। तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। मैं देखो ये जो चैप्टर है इसका थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ कि किस तरह से आपका ये काम करेगा। तो आप देखिएगा कि आपके सिलेबस के अंदर जो एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है वो है आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, राइट। अब ये बेसिकली आपका दो सेक्शंस के अंदर कवर होगा। एक है आपका इंडस्ट्रियल प्लानिंग, ठीक है, और एक है आपका 5 ईयर प्लान। तो ये जो चैप्टर है जो आपके सिलेबस में मेंशन है, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये आपका बेसिकली दो पार्ट के अंदर कवर होगा। अभी जो मैं आपको करा रहा हूँ वो है आपकी इंडस्ट्रियल प्लानिंग, राइट। इंडस्ट्रियल प्लानिंग का मतलब ये है कि सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है, अभी तक 2021 तक हमारी इंडस्ट्रीज का प्लानिंग मॉडल क्या रहा है, किस तरह से हमने अपनी इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया हुआ है। क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि हम लोगों ने, जैसे आपने अभी तक जो एक लेमन टर्म्स के अंदर कई सारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैं इनको कुछ इस नाम से सुना होगा कि कुछ उसमें से होती है आपकी मिनी रत्नास, ओके, कुछ आपकी होती है नवरत्नास, राइट, और कुछ आपकी होती है महारत्नास। तो ये बेसिकली सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का जो क्लासिफिकेशन, इसका जेनेसिस कहाँ से हुआ, ठीक है, क्यों हम लोगों ने मिनी रत्न महारत्न और नवरत्न कैटेगरी को थोड़ा बहुत एक सेपरेट बेस देने की कोशिश की है। तो बेसिकली इनके लिए जेनेसिस क्या था, कहाँ से ये लोग डेवलप हुए हैं, तो उसके बारे में हमें देखना है। तो उसके लिए हमें जरूरी ये है कि हम इंडस्ट्रियल प्लानिंग जो चैप्टर है इसके साथ डील करेंगे, और हम अभी तक यही चीज देख रहे हैं, ठीक है। और बाकी जो 5 ईयर प्लान है इससे तो आप खैर अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। 1951 से लेकर 55, ठीक है, और अभी तक आप कितने 5 ईयर प्लान ला चुके हो। जैसे अभी 12th 5 ईयर प्लान आपका आखिरी प्लान था। देन इसके बाद आपका नीति आयोग यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, वो आपका वर्क कर रहा है, किस तरह से कर रहा है तो वो हम यहाँ पर थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन देने का ऑब्जेक्टिव यही था कि ये जो सिलेबस के अंदर आपको दे रखा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इसका एक बार आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाए ताकि आप जो क्रोनोलॉजी है इंडियन इकोनॉमी की वो आप इजीली समझ सको। अभी तक हम लोगों ने जो स्टडी की है इंडियन इकोनॉमी के अंदर, बेसिकली ये जो लेक्चर है आज का वो आपका फिफ्थ लेक्चर है, ठीक है। और अभी तक हम लोगों ने इकोनॉमी के अंदर जो है वो इंट्रोडक्शन देख लिया है, शायद इसके दो तीन या चार सेशन मैंने लिए हैं। और उसके बाद इंडस्ट्रियल प्लानिंग के ऊपर हम लोग स्विच कर चुके हैं जो सेकंड नंबर का आपका मॉड्यूल बनता है, और ये शायद उसका आई थिंक पांचवा सेशन रहेगा, राइट। अब ये जो सेशन हम लोग आज का कवर कर रहे हैं, इस सेशन को कवर करने से पहले एक बार हम लोगों ने जो प्रीवियस सेशंस के अंदर जितना भी डाटा डील किया था, जितने भी डेवलपमेंट्स हमने देखे थे, उसको एक बार हम देख लेते हैं। देन इसके बाद हम जो आज का सेशन है, जो नए मॉड्यूल्स को हमें यहाँ पर देखना है, उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे।
आप देखिएगा कि जो लास्ट सेशन हुआ था, जो आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है, यूट्यूब पर भी है, और आपका जो कौटिल्य का ऐप है वहां पर भी अवेलेबल होगा। तो आप देखिएगा कि वहां पर हम लोगों ने सबसे पहले इंडस्ट्रियल प्लानिंग को समझने की कोशिश की थी कि इंडस्ट्रियल प्लानिंग एक्चुअल में होती क्या है। तो इंडस्ट्रियल प्लानिंग का मतलब मैंने आपको बताया कि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, जो कई सारी चीजों का एक मैं कह सकता हूँ मिक्सचर हो सकता है। जैसे आप ये समझ लीजिए कि इंडस्ट्रियल प्लानिंग के अंदर आपको यहाँ पर इंडस्ट्री से रिलेटेड प्लानिंग तो खैर पढ़नी है, उससे रिलेटेड आपको इंडस्ट्रीज के प्रोसीजर्स देखने हैं, उसके बाद इनकी जो पॉलिसीज है उनको देखना है, इसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट बना रहा है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो इन सबको अगर आप मिला दोगे तो आपकी इंडस्ट्रियल प्लानिंग बनती है। साथ ही साथ हमें यहाँ पर ये भी देखना है कि इन इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए हम लोग यानी कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से इंटरफेयर करता है। ठीक है, उसका इंटरफेरेंस कैसे रहता है, मतलब क्या वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए आपका बना है, या वो प्राइवेट एंटरप्राइज के साथ डील कर रहा है, या कंप्लीटली दोनों को साथ में लेकर एक बैलेंस्ड अप्रोच को लेकर अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल प्लानिंग का मतलब ये भी होता है कि किस तरह से गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी, जिसको हम बजट के नाम से भी जानते हैं, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको खैर। ठीक है, ये आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, आपकी टैक्सेशन पॉलिसी, आपकी वेज पॉलिसी किस तरह से आपकी इंडस्ट्रीज को अफेक्ट कर रही है। ओके, तो बेसिकली ध्यान रखिएगा कि इंडस्ट्रियल प्लानिंग का मतलब क्या है। ये सब चीजें अगर आप मिला दो जो मैंने डिस्प्ले पर आपको बताई है, खैर इसके बारे में डिस्कशन कर चुका हूं, बट हाँ, आप इन सबको अगर मिला देंगे तो आपके सामने बनता है इंडस्ट्रियल प्लानिंग। अब इंडिया ने ये सारी चीजें किस तरह से शुरू की वो आपको समझना जरूरी था। तो लास्ट सेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि इन सब के लिए गवर्नमेंट ने सबसे पहला एक रिजोल्यूशन में अगर बोलूं तो वो लाया था, वो था आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1948, राइट। और इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948 के अंदर इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन जो था वो फोर फोर क्लासिफिकेशन था। ठीक है, पहले वाले क्लासिफिकेशन के अंदर आपको तीन सेक्टर्स मिलेंगे, यानी कि आर्म्स एंड एम्यूनिशन, दूसरा था आपका एटॉमिक एनर्जी, और तीसरा था आपका रेलवे। ठीक है, ये तीन जो सेक्टर्स हैं वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा एक्सक्लूसिव। सेकंड आपका जो क्लासिफिकेशन था यहाँ पर बोला था कि आयरन एंड स्टील आपका रहेगा, राइट। कोल इंडस्ट्रीज आपकी रहेंगी। उसके बाद आपका जो है वायरलेस या टेलीफोन अपैरेटस जो होते हैं, ठीक है, शिप बिल्डिंग जो होती है, वो पूरा का पूरा कवर होगा, जो आपकी स्टेट कंट्रोल करेगा। तीसरा वो सेक्शन था जो आपका ओपन तो था, बट शर्त यहाँ पर ये रखी हुई थी कि पहले से कोई भी अगर एग्जिस्टिंग कंपनी, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री यहाँ पर वर्क कर रही है और गवर्नमेंट को लगता है कि ये वीक हो रही है, सिक हो रही है, तो गवर्नमेंट उसके मैनेजमेंट को टेक ओवर कर सकता है। बट ये जरूरी नहीं है कि वो इंडस्ट्री सिक ही होनी चाहिए, ध्यान रखना। मतलब वो कंपनी अगर बीमार है, ठीक है, उसका प्रोडक्शन वगैरह काम नहीं कर रहा, उसके पास कैपेसिटी है, मैन पावर है, सब कुछ है, बट फिर भी उसकी पॉलिसीज ऐसी रही है कि वो कंपनी जो एक आउटपुट उसको देना चाहिए था वो आउटपुट नहीं दे पा रहा है। ठीक है, तो पहला कॉज तो ये हो सकता है। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि सिक का मैंने पर्पस बताया यही हो। गवर्नमेंट को लगता है कि कोई भी इंडस्ट्री अगर सोशल बेनिफिट के लिए अच्छी हो सकती है तो वो उसको भी टेक ओवर कर सकती है। जैसे आपको पता होगा कि 1969 के अंदर नेशनलाइजेशन आपका हुआ था, ठीक है, बैंक्स का, जिसके अंदर 14 बैंक्स नेशनलाइज कर दिए। अब चूंकि नेशनलाइजेशन का मतलब क्या है कि कंप्लीटली गवर्नमेंट ने ओन कर दिया, मतलब मेजोरिटी जो स्टैक होल्डिंग है पर्टिकुलर बैंक्स की, चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक हो या कोई भी अदर बैंक, वो गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया। तो ये इसीलिए टेक ओवर किया था क्योंकि वो एक सोशल वेलफेयर का पैरामीटर था। जो फंडिंग होनी चाहिए वो एक लोअर लेवल पर होनी चाहिए। तो कुल मिला के बात यह है कि गवर्नमेंट को अगर ऐसा कुछ लगता है तो उन इंडस्ट्रीज को यहाँ पर रखा गया थर्ड कैटेगरी के अंदर, और जो इसकी फोर्थ कैटेगरी है, ठीक है, उसको यहाँ पर ब्लैंक रखा गया, एक लेफ्ट ओपन कर दिया गया। ठीक है, वो ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कोई भी एक नई इंडस्ट्रीज का एस्टैब्लिशमेंट होता है तो देखिए वो ऊपर के किसी भी तीन सेक्शन के अंदर नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि जो आपका पहला सेक्शन है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके आर्म्स एंड एम्यूनिशन ही आ सकते हैं, एटॉमिक एनर्जी और रेलवे।
ये 3 सेक्टर ही आ सकते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करेगा। दूसरे वाले के अंदर जितने सेक्शंस डिफाइन किए गए हैं उन सबको स्टेट कंट्रोल करेगा। तीसरा वाला जो है ओपन तो था, बशर्त ये थी कि जो एग्जिस्टिंग आपकी इंडस्ट्रीज हैं जो पहले से रन कर रही है, ठीक है, गवर्नमेंट को लगता है टेक ओवर कर लेना चाहिए, रीजन आपको बता दिया है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, और जो आपका फोर्थ है ये आपका ओपन था जिसमें आपके प्राइवेट इंडस्ट्रीज आ सकते हैं, राइट, आपके कॉर्पोरेटिव्स आ सकते हैं, कोई भी नई इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सकते हैं, तो वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948 के अंदर आपकी जो इंडस्ट्रीज है उनका 4 क्लासिफिकेशन दिया गया, और इस क्लासिफिकेशन से हमें ये समझ में आ गया था कि इंडियन इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है वो मिक्स तो खैर है ही, और सारी इंडस्ट्रीज सारी जो गवर्नमेंट होती है अलग अलग कंट्रीज के अंदर, ठीक है, वो सब आपकी मिक्स पैटर्न ही फॉलो करती है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था और कहा भी था कि वर्ल्ड के अंदर ऐसी कोई भी इकोनॉमी नहीं है जो प्योरली 100% कैपिटलिस्ट हो या आपकी सोशलिस्ट हो, दोनों का मिक्सचर हमेशा हर कंट्री के अंदर अवेलेबल होता है। बशर्त मैंने आपको बताया था कि रीजन ये हो सकता है, एक कॉज कि वहां पर हो सकता है सोशलिज्म ज्यादा हो और कैपिटलिज्म कम हो, या पॉसिबिलिटी इस चीज की भी है कि कैपिटलिज्म ज्यादा हो और सोशलिज्म थोड़ा सा कम, ठीक है, बट ये कंफर्म है कि वो रहेगा मिक्स पैटर्न का, राइट। अब देखिए, अब जो आपका 1948 का रेजोल्यूशन था, यहां से आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग 1948 के टाइम पे सोशलिस्ट ज्यादा थे, यानी कि ये सेक्शन गवर्नमेंट होल्ड कर रहा है, ये भी गवर्नमेंट होल्ड कर रहा है, और इसकी जो तीसरा फोल्ड है इसके अंदर भी थोड़ा बहुत गवर्नमेंट ये इंडिकेशन दे ही चुका है कि ये भी गवर्नमेंट ही आपका रूल करेगा, सब कुछ आपका गवर्नमेंट ही करेगा। यानी कि शुरुआत में हम लोग सोशलिस्ट ज्यादा थे और कैपिटलिस्ट कम थे। जो कैपिटलिज्म है वो आपका इस वाले सेक्शन के अंदर दिख रहा होगा, जो फोर्थ आपका क्लासिफिकेशन है। बट अभी का जो सीन है, ठीक है, अभी हम लोग किस हिसाब से चल रहे हैं, तो अभी हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा सा एक ट्रांजिशन फेज के अंदर चल रहा है, ठीक है, जहां पर हम कैपिटलिज्म की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो रहे हैं और सोशलिज्म आपका धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है। अब खैर हम ये सोशलिज्म कैपिटलिज्म पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम कर चुके हैं, बट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, राइट। देन आफ्टर मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करने के लिए इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1951 भी लाया गया था। यहाँ पर इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट लाया गया 1951, जिसमें ये कहा गया कि चाहे कोई न्यू इंडस्ट्री हो, ठीक है, कोई भी एग्जिस्टिंग प्लांट हो या कोई भी एक न्यू सेटअप हो रहा हो, ठीक है, उसको जो भी कुछ कर रहा है सब गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, सबको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, राइट। और इसी चीज को लिबरलाइजेशन मॉडल के तहत हटा दिया जाएगा कि जब आप एलपीजी मॉडल पढ़ेंगे, ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो वहां पर यही जो आपका एक्ट है, इसी एक्ट को अबॉलिश किया जाएगा, और इसी अबॉलिशन के बाद जो भी रिफॉर्म्स आफ्टर 1991 होंगे वो सारे रिफॉर्म्स आपके कहलाए जाएंगे लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है कि रेस्ट्रिक्शंस वगैरह आप हटा दीजिए। खैर इसके ऊपर हम बाद में बात कर लेंगे, बट थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ। ये इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1951 को ही आफ्टर लिबरलाइजेशन मॉडल आपका यहाँ से अबॉलिश कर दिया जाएगा। कंप्लीटली अबॉलिश नहीं होगा, बट इसका जो मैक्सिमम पावर है वो यहाँ से इसकी हटा दी जाएगी, राइट। तो हमने ये देख लिया था, और साथ ही साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी के साथ हमने डील कर लिया था, वो थे आपकी आर के हजारे कमेटी, जिसने कुछ सेंसेशनल कमेंट गवर्नमेंट की इस पॉलिसी को लेकर किए। तो मोटा मोटी तौर पर हम लोगों ने ये कुछ आपका जो सेटअप है उसको हमने देख लिया था, ठीक है। अब आज का हमारा काम क्या है उसकी हम टाइमलाइन देख लेते हैं। अब आज का जो हमारा सेशन है उसकी टाइमलाइन कुछ ऐसी है कि 1948 के साथ हम लोग डील कर चुके हैं। देन आफ्टर 1951 का इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट हम देख चुके हैं, और यहाँ पर आर के हजारी कमेटी का भी हम रिव्यू देख चुके हैं कि गवर्नमेंट का जो पूरा का पूरा प्रेशर था वो किस तरह से काम कर रहा है, वो हम देख चुके हैं, राइट। अब आर के हजारी कमेटी ने जो भी आपके रिकमेंडेशंस दिए थे, उन रिकमेंडेशंस के आधार पर यहाँ पर गवर्नमेंट एक और एक्ट लेके आती है जिसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1956, ठीक है। याद रखिएगा, हम लोगों ने पहले जो रिजोल्यूशन पढ़ा था वो आपका 1948 का था, ठीक है, ये आपका पहला रेजोल्यूशन था। देन इसके बाद सेकंड जो आपका रेजोल्यूशन आता है वो है आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 के अंदर। अब देखिए, ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन है, यानी कि यहाँ पर भी आपको इंडस्ट्रीज का कुछ क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो पहली चीज यहाँ पर जो होती है वो यही है
कि गवर्नमेंट यहाँ पर दोबारा से एक नया क्लासिफिकेशन इंडस्ट्रीज के लिए लेके आता है। क्या क्लासिफिकेशन लेके आता है? तो पहले वाले पॉइंट्स के अंदर ये बोलता है कि अब जो क्लासिफिकेशन इंडस्ट्रीज का होगा वो आपका 4 फोल्ड नहीं होगा, क्योंकि 48 के अंदर शायद आपको याद होगा 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन आपका था, बट 1956 के अंदर आपका 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन कर दिया। 3 फोल्ड का मतलब क्या है? कुछ इंडस्ट्रीज शेड्यूल ए के अंदर आएगी, कुछ इंडस्ट्रीज आपकी शेड्यूल बी के अंदर जाएंगी, और कुछ जो इंडस्ट्रीज हैं वो आपकी शेड्यूल सी के अंदर जाएगी, राइट। शेड्यूल 7 के अंदर टोटल 17 इंडस्ट्रीज को प्लेस किया गया। इसकी लिस्ट मैं आपको पीपीटी के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा और अभी लेक्चर के अंदर दिखा भी दूंगा, ठीक है, तो उसमें आप थोड़ा सा अंदाजा लगा लीजिएगा। शेड्यूल बी के अंदर हम लोगों ने तकरीबन 12 इंडस्ट्रीज के आसपास प्लेस किया, और जो रिमेनिंग इंडस्ट्रीज थी वो आपकी यहां पर आ गई, ठीक है। अब बात अगर मैं कंट्रोलिंग की करता हूं, तो शेड्यूल ए जो कैटेगरी है इसके लिए ये बोला गया कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, जो आपकी टोटल 17 इंडस्ट्रीज के ऊपर रहेगा। शेड्यूल बी जो था उसके लिए ये बोला गया कि यहाँ पर 12 इंडस्ट्रीज को प्लेस किया गया है, और यहाँ पर आपकी स्टेट और आपका जो प्राइवेट सेक्टर है ये दोनों मिलकर काम करेंगे, और बचा कुचा जो आपका सामान है, ठीक है, वो आपका शेड्यूल सी के अंदर डाला जाएगा, यानी कि ये कंप्लीटली आपका प्राइवेट होगा, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज को इन्होंने अच्छे से हाईलाइट किया, उन्होंने ये कहा कि ये पूरा का पूरा जो शेड्यूलिंग है, जो इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन है, राइट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि गवर्नमेंट ने ये चीज यहाँ पर नोट डाल के और लिखी थी, है ना, एस्टेक लगा दिया था वहां पर, कि ये जो आपका क्लासिफिकेशन है ये आपका एक वाटर टाइट क्लासिफिकेशन नहीं है, ठीक है, कि गवर्नमेंट ने कह दिया कि शेड्यूल ए के अंदर ऐसा ऐसा है, ठीक है, शेड्यूल बी के अंदर ऐसा ऐसा होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसमें उन्होंने एक चीज यहाँ पर ये बोली कि सब लोग म्यूचुअल कॉपरेशन के साथ यहाँ पर काम करें, राइट। म्यूचुअल कॉपरेशन का मतलब क्या हुआ? म्यूचुअल कॉपरेशन का मतलब ये है कि सपोज कीजिए शेड्यूल ए के अंदर जो 17 इंडस्ट्रीज को प्लेस किया गया है, वो 17 इंडस्ट्रीज का पूरा डेटा है, वो मैं दिखाऊंगा आपको, राइट। बशर्त ये है कि लाइसेंसिंग तो आपकी शेड्यूलिंग के अंदर होगी। जैसे कोई भी इंडस्ट्री आई, उसने बोला कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो आयरन एंड स्टील की रहेगी, गवर्नमेंट उसको चलाएगा, तो जाहिर सी बात है शेड्यूल ए के अंदर वो रहेगा, ठीक है, तो उसकी लाइसेंसिंग जो है वो शेड्यूल ए के अंदर होगी। बट अब ये ऐसा नहीं है कि ये शेड्यूल बी की इंडस्ट्रीज की मदद नहीं करेगा, ऐसा नहीं है ये कि शेड्यूल सी इंडस्ट्रीज की मदद नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि बैक एंड पे कहीं ना कहीं सारी इंडस्ट्रीज एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगी, राइट, और जो उनकी लाइसेंसिंग होगी वो शेड्यूलिंग के अंदर होगी। तो कुल मिला के मतलब ये है कि ये जो मैकेनिज्म है इंडस्ट्रीज के क्लासिफिकेशन का, ये एक वाटर टाइट मैकेनिज्म नहीं होगा, एक म्यूचुअल कोऑपरेशन का मैकेनिज्म होगा, जहां पर हर इंडस्ट्रीज, हर गवर्नमेंट, ठीक है, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट की हो, सॉरी किसी भी स्टेट की हो, सब म्यूचुअली एक दूसरे के साथ मदद करेंगे, बैक एंड से सपोर्ट करेंगे, और लाइसेंसिंग जो होगा वो आपका शेड्यूल ए बी सी अकॉर्डिंगली आपका कर दिया जाएगा, राइट। अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी लिस्टिंग दिखा देता हूं कि जो इंडस्ट्रीज है वो आपकी कहां पर प्लेस हो रही है। ये आपकी पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको खैर आपके मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है, तो वहां से आप इसको देख लीजिएगा। हाल फिलहाल के लिए मैं आपको केवल जो क्लासिफिकेशन है वो बता देता हूँ। और एक चीज और, ये आपका जो थोड़ा सा गलती हो गई है इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ये फॉरेन ट्रेड नहीं है, ठीक है, इसको इंडस्ट्रियल प्लानिंग कर लेना आप, है ना, ये आपका जो है वो इंडस्ट्रियल प्लानिंग है। ये ज्यादा शायद सारे सेक्शंस के साथ हुआ होगा। वो जो डेफिनेशन आपको दी थी वो डेफिनेशन देखिए यहाँ पर आपकी लिखी हुई है, ठीक है, तो ये देख लेना आप। ये 1948 का रेजोल्यूशन है, ठीक है, 1956 का क्लासिफिकेशन, ठीक है, और इसके तहत आपको मैंने बताया कि आपकी जो इंडस्ट्रीज है उसमें शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और आपका शेड्यूल सी, ये तीन आपके काम करेंगे, ठीक है। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है इसके अंदर वो देख लेता है। देखिए शेड्यूल ए के अंदर जो है वो मैंने आपको बताया कि टोटल 17 इंडस्ट्रीज यहाँ पर वर्क कर रही है। अब 17 इंडस्ट्रीज जो है उनका जो क्लासिफिकेशन है वो देखिए कुछ इस तरह से है। आर्म्स एंड एम्यूनिशन, आपको याद होगा जब 1948 का रेजोल्यूशन आया था तब ये आपका फर्स्ट क्लासिफिकेशन के अंदर था, जहां पर तीन आपके आ रहे थे, ओके, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, आपकी एटॉमिक एनर्जी और आपके रेलवे, ये तीन आपके वहां पर चल रहे हैं, राइट। तो ये आपका शेड्यूल ए के अंदर आ चुका है और स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आपका रह रहा है, ठीक है। उसके बाद ये एटॉमिक एनर्जी, ओके, आयरन एंड स्टील, हैवी कास्टिंग, ठीक है। कुल मिला के ये समझ लो कि जो 1948 का रेजोल्यूशन था, यहाँ पर जो फर्स्ट और जो सेकंड फुल क्लासिफिकेशन था, ठीक है, इनको मर्ज करके शेड्यूल ए बना दिया गया है।
राइट, एक मोटा मोटी तौर पर मैं बोलूँ, क्योंकि आप देखो नीचे देखोगे तो ये वायरलेस अपरेटस, ये आपका सेकंड फोल्ड क्लासिफिकेशन के था, जो आपका 1948 का रेजोल्यूशन था, आपको याद होगा, राइट। एयरक्राफ्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, रेलवे देखिए यहाँ पर आ चुका है, राइट। शिप बिल्डिंग आपका यहाँ पर है। तो कुल मिला के जो 17 इंडस्ट्रीज थी वो कुछ इस तरह से आपकी वर्क कर रही है, राइट। तो ये क्लासिफिकेशन आप देख लेना, आपको पीडीएफ के अंदर अवेलेबल ये खैर हो ही जाएगा। उसके बाद जो आपका शेड्यूल बी था, उसके अंदर टोटल आपकी 12 इंडस्ट्रीज थी, और 12 का जो पूरा का पूरा क्राइटेरिया है वो यहाँ पर आपके सामने मैंने रख दिया है। ठीक है, वो आप देख लेना, राइट। तो देखो दो चीजें आपकी हो चुकी है। 1956 का जो रेजोल्यूशन आया था, जिसके अंदर ये बोला गया कि हम लोग पहले इंडस्ट्रीज का कैटेगराइजेशन कर चुके हैं, वो आपका रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ और प्रोविजंस को भी ऐड किया गया। कुछ और प्रोविजन का मतलब ये है कि जो आपके प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने का मतलब क्या है कि जैसे मैंने आपको बोला कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसका पैटर्न क्या है कि हम लोग ज्यादा सोशलिस्ट रहेंगे और थोड़ा सा कैपिटलिस्ट रहेंगे। तो ज्यादा सोशलिज्म का मतलब क्या है कि सब कुछ जो भी होगा उसका ओनर गवर्नमेंट होगा, राइट। अब जब गवर्नमेंट है तो वो जाहिर सी बात है कि वो अपनी इंडस्ट्रीज को देखेगा, राइट। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें ऐसा भी बोला गया कि जो आपके प्राइवेट प्लेयर्स हैं आपको थोड़ा बहुत उनका भी सपोर्ट करना रहेगा, और इसी चीज के रिफ्लेक्शन में जो मैंने आपको पहला वाला पॉइंट बताया, ठीक है, कि सब आपका एक म्यूचुअल कोऑपरेशन वाला काम है। मतलब हर इंडस्ट्रीज अपने आप का सपोर्ट करता रहेगा, आपस में सपोर्टिंग ये लेते रहेंगे, और जो आपका जो सिनेरियो है, जो कुछ गोल्स है वो आपके कंप्लीट होते रहेंगे, राइट। तो ये इस तरह से काम करेगा। अब एक चीज देखो मैं आपको और बता देता हूँ कि कंटेम्पररी आपकी इंडियन इकोनॉमी के अंदर और भी कई सारी चीजें चल रही है। जैसे हम लोग अभी जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1956 के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आता है, और मैं इसको अभी बताऊंगा भी। लेकिन पैरेलल में आप एक चीज और देखो कि यहाँ पर आपके 5 ईयर प्लान भी चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखो आप अगर इकोनॉमी के साथ डील कर रहे हो तो आपको कंटेम्पररी इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो हो रहा है उसको भी थोड़ा सा समझना होगा किस तरह से। तो देखो 5 ईयर प्लान की स्टार्टिंग आपकी मानी जाती है 1951 से लेकर 56, जहां पर बेसिकली आपका जो इंडियन इकोनॉमी का प्राइमरी सेक्टर था, जिसको हम एग्रीकल्चर, ठीक है, फिशिंग वगैरह इन सब के नाम से जानते हैं, उसके साथ डील किया था। और जो आपका सेकेंड रेजोल्यूशन था, जो आपका 1956 से लेकर 1961 तक रहा था, जहां पर हमने सेकेंडरी सेक्टर को फोकस में लाया था, जो आपका इंडस्ट्री से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, राइट। अब देखो यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल गई होगी क्या चीज की, कि देखो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 के अंदर हमने इंडस्ट्रीज का 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन किया, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी, ठीक है। क्यों किया? क्योंकि उसके पैरेलल में सेकंड 5 ईयर प्लान आपका चल रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट उसको अनाउंस कर चुका है, जो आपका 56 से लेकर 61 तक चलेगा। तो बेसिकली ये दोनों जो चीजें हैं वो आपकी एक दूसरे से लिंक है, ठीक है, कि सेकेंड 5 ईयर प्लान को किस तरह से हम अचीव करें, जो हमारे टारगेट्स हुए हैं, ठीक है। तो कंटेम्पररी जो इंडियन इकोनॉमी के अंदर चल रहा है वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तभी आपको यहाँ पर जो भी आपका सिलेबस है उसके अंदर जो फॉरवर्ड लिंकेज और जो बैकवर्ड लिंकेज बन रहा है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, राइट। तो देखो प्राइवेट प्लेयर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अभी प्राइवेट प्लेयर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं का थोड़ा सा और क्लैरिटी आपको मिल गया होगा, क्यों? क्योंकि हम लोग सेकंड 5 ईयर प्लान जो रन करा रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर एम्फेसिस ही हम बेसिकली इंडस्ट्रीज को दे रहे हैं। आपको याद होगा कई सारे आपके डैम्स में यहाँ पर बने हैं, ठीक है, कई सारे स्टील प्लांट यहाँ पर मैन्युफैक्चर हुए हैं, वो 5 ईयर प्लान के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो वो जो है वो रिजल्ट था आपके इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 का, राइट। तो देखिए दो चीजें तो यहाँ पर आपको मैंने समझा दी है कि क्या क्या हुआ था। पहला क्लासिफिकेशन हुआ था, और दूसरा प्राइवेट प्लेयर्स के साथ आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट इन्होंने अनाउंसमेंट किया इसके अंदर वो ये था कि हम लोग स्मॉल एंड जो आपकी विलेज इंडस्ट्रीज हैं इनको थोड़ा सा प्रमोट करेंगे, लेकिन ध्यान रखना इन्होंने बोला है थोड़ा सा प्रमोट करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इनको हम सिर्फ ऐसे समझ लेंगे कि जो भी इंडस्ट्रीज है, खादी और विलेज जो उद्योग है, ठीक है, जो आपकी कॉटन इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री है, उसको थोड़ा बहुत हम प्रमोट करेंगे, फंडिंग हम दे देंगे। बट मेजोरिटी जो हमारा इंक्लिनेशन रहेगा वो आपका मेजर इंडस्ट्रीज के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट इन्होंने ये कहा। फोर्थ पॉइंट के अंदर इन्होंने ये कहा कि हमारा जो डेवलपमेंट होगा वो बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट होगा,
ठीक है। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि इंडिया का जो भी कन्फाइंड एरिया है, जो भी ज्योग्राफिकल एरिया है, ठीक है, वो पूरे एरिया के अंदर हम लोग जो डेवलपमेंट है वो पहुंचाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दिल्ली और गुजरात तक ही सीमित रहा, नहीं, हम उसको पूरे ऑल ओवर जो भी इंडिया का ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है वहां तक उसको अप्रोच करेंगे। और फिफ्थ पॉइंट जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, फॉरेन कोलैबोरेशन को लेकर, राइट। अब ये फॉरेन कोलैबोरेशन के ऊपर यहाँ पर इन्होंने एक शर्त रखी कि कोई भी कंपनी अगर चाहती है कि हम लोग फॉरेन कोलैबोरेशन को यहाँ पर लेके आए तो वो ला सकता है, बशर्त ये है कि वो कंपनी की जो ओनरशिप है वो ओनरशिप आपके इंडियन हैंड्स में रहना चाहिए। ठीक है, समझ जाओ 1947 में हम लोग इंडिपेंडेंट हुए हैं, तो उसके बाद बेसिकली हम दोबारा से एक ऐसी अप्रोच लेके आ जाए जो आपकी फॉरेन कोलैबोरेशन कर ले कोई भी कंपनी और उसका जो मालिक है वो एक फॉरेनर बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो वहां पर गवर्नमेंट ने इस चीज के लिए लिमिट लगा रखी है कि फॉरेन कोलैबोरेशन आप कर सकते हो, बट आपका जो कंपनी का स्टैक होल्डिंग है, ठीक है, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जो ओनरशिप पैटर्न है, वो आपका इंडिया में ही रहेगा, इंडिया से बाहर आपका नहीं जाना चाहिए, इंडियन हैंड्स के ऊपर ही आपका पूरा का पूरा कंसोलिडेट करेगा, राइट। मतलब एफडीआई है ही नहीं, आप ये समझ लो, ठीक है, मोटा मोटी तौर पर। तो बेसिकली ये कुछ आपके पॉइंट्स थे जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 के अंदर आए थे आपके, ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा, इसको एक हाईलाइट तौर पर मैंने यहाँ 5 पॉइंट्स के अंदर बता दिया है, आप इसको देख लेना, ठीक है। देखो ये फर्स्ट पॉइंट, एक मिनट में चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, ये देखो फर्स्ट, सेकंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, ठीक है। तो इस तरह से आपके 5 पॉइंट बनते हैं, इन 5 पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, और ये है आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1956, राइट। अब उसके बाद देखिएगा कि कहानी आगे बढ़ती है, और कहानी आगे बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि उनका थोड़ा बहुत जो है एक एग्जामिनेशन भी किया जाएगा, राइट। अब ये एग्जामिनेशन किस बेसिस पे किया जाएगा वो भी आपको देखिए बताता हूँ कि इन बिटवीन आपको यहाँ पर एक कमिटी और देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे आपने अभी तक देखो टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, 1948 पढ़ा, 1951 का एक्ट था वो पढ़ा, उसके बाद इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने आर के हजारी कमेटी बनाई थी, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट आया, जो एक्ट आया 1951 का रेगुलेट करने के लिए, उसको ये थोड़ा बहुत स्टडी करेगा। स्टडी कर ली, ठीक है, जो भी ड्रॉबैक्स थे वो हमें समझ में आ गए। देन इसके बाद 1956 का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन था, वहां पर हमने इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन भी कर दिया। अब जरूरी ये है कि ये जो आपका रिजोल्यूशन आया था, हम इसकी भी एक स्टडी करें। तो जब हम इसकी स्टडी करेंगे तो हम यहाँ पर एक कमेटी बनाएंगे, राइट। और वो जो कमेटी है वो कमेटी आपकी थी सुबिमल दत्त के नाम से, याद रखिएगा। ये कमिटीज के जो नाम है वो एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो सुबिमल दत्ता कमेटी, कमेटी क्यों बनाई गई? कमेटी बनाने का मेन रीजन यही था कि हम जो पहले वर्क कर रहे हैं वो वर्क कहाँ तक पहुंचा, ठीक है, कुछ उसके अंदर दिक्कतें जरूर होंगी, उन दिक्कतों को हम यहाँ पर रिजोल्व करेंगे, राइट। तो बेसिकली सुबिमल दत्ता कमेटी हम लोगों ने बनाई। तो हम लोग अब बेसिकली ये देख लेते हैं कि सुबिमल दत्ता जो कमेटी आपकी बनाई, सुबिमल दत्ता, राइट, ये जो कमेटी बनाई, ये कमेटी का फॉर्मेशन आप देख लो एक बार। ये कमेटी जुलाई आई थिंक 1967 के आसपास आपकी बनी थी, ठीक है, और 1969 के अंदर ये अपनी रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करती है, राइट। अब ये जो पब्लिकेशन हुआ था इस रिपोर्ट का, वो उस रिपोर्ट क्या कहती है, तो उसकी कुछ देखो रिकमेंडेशंस मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। तो आप देखिएगा कि जो आपका पहला चीज इसने आइडेंटिफाई किया, वो आइडेंटिफिकेशन कुछ ऐसा था कि इसने ये कहा कि हमारे यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल सेटअप है उनमें जो डोमिनेंस है वो लार्ज और लार्जर इंडस्ट्रीज का है, राइट। मतलब ये कहना चाह रहा था कि टाटा और बिरलास, ठीक है, इनका डोमिनेंस ज्यादा है अपने इंडियन मार्केट के अंदर, जबकि हमने बोला क्या था कि हमारा जो डेवलपमेंट होगा, ठीक है, वो डेवलपमेंट एक अच्छे लेवल पर होगा, यानी कि हम लार्जर जो बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस है उसको थोड़ा सा हम अच्छे से डील करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा आप इस चीज को ऐसे समझो कि जब आपका 1956 का रेजोल्यूशन आया था, तब वहां पर मैंने आपको देखो ये चीज बताया था कि हम लोग जो मेजर इंडस्ट्रीज है, ठीक है, उनको सपोर्ट देंगे और थोड़ा बहुत हद तक स्मॉल और मिड इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करेंगे। बट आप टाइम पीरियड थोड़ा सा देखो, वो आपका 1956 का टाइम था, राइट, 61 तक
आपका सेकंड 5 ईयर प्लेशन हो चुका है, ठीक है। जो भी उसके ऑब्जेक्टिव थे अचीव हुए नहीं हुए वो हम बाद में देख लेंगे। बट 1967 इसका मतलब ये है कि आपके 10 से लेकर 11 साल आपके हो चुके हैं, और 11 साल के अंदर जो भी आपका सेटअप हुआ है वो सेटअप ऐसा निकला है कि वहां पर जो डोमिनेंस है इंडियन मार्केट के अंदर वो आपका लार्ज और लार्जर इंडस्ट्रीज का है। टाटा और बिरलास ही उसको लेकर चल रहे हैं, राइट। तो बेसिकली ये चीज यहाँ पर देखो देखी गई कि किस तरह से यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ, और ये चीज आपकी सही नहीं थी। क्यों? क्योंकि जो आपकी कॉटेज इंडस्ट्रीज है, जो आपकी विलेज इंडस्ट्रीज है, राइट, उनको भी पैरेलल में आपको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, अब यहाँ पर थोड़ी सी हिंट देखो आपको मिल गई। कॉटेज और विलेज इंडस्ट्रीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, मतलब अगला जो आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी आएगा उसके अंदर हम लोग स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज को ध्यान में रखेंगे, राइट। तो मैंने आपको बताया कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज आपको समझ में आना चाहिए, सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक है। तो देखो पहली जो चीज है इसने बोली, क्या बोली कि थोड़ा सा आप देखो लार्ज और लार्जर हाउसेज है, इनका डोमिनेंस ज्यादा है, तो इनको आप थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करिए। और कंट्रोलिंग के तहत ही मैंने आपको पढ़ाऊंगा आपका जो नेक्स्ट लेक्चर है कि एमआरटीपी एक्ट आपका लाया गया था, राइट, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969, जहां पर शर्त ये रखी गई थी कि 25 लाख से ऊपर की 25 करोड़ से ऊपर की अगर कोई भी कंपनी है तो वो जो है आपका एमआरटीपी के तहत काम करेगा, राइट। वो नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आपको करा दूंगा कवर, ठीक है, वहां पर मैंने आपको बताऊंगा ये सारी चीज। उसके बाद जो आपका सेकंड पॉइंट है वो ये बोला गया कि गवर्नमेंट कह रहा था कि हम लोग जो लाइसेंसिंग देंगे वो एक बढ़िया लाइसेंसिंग करेंगे, ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट में किसी से ही डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, आपको याद होगा, ठीक है। बट जब सुबिमल दत्ता की कमेटी आई तो इसने ये आइडेंटिफाई किया कि भाई साहब जो सारी चीजें आपकी चल रही है वो जस्ट अपोजिट चल रही है, ठीक है। अगर कोई भी कंपनी मशीन टूल की है, तो अगर पब्लिक सेक्टर की है तो मशीन टूल के लिए सिर्फ सपोज कीजिए 12 से 15 कंपनीज को लाइसेंस मिला। बट आपकी जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो यहाँ पर 120 से 125 लाइसेंस लेके जा रही है, ठीक है। अगर आपकी फर्टिलाइजर की कंपनी है तो मान के चलिए 9 लाइसेंसेस फर्टिलाइजर के लिए सरकारी कंपनी को दिए गए, पैरेलल में 40 से 50 लाइसेंस जो है वो प्राइवेट सेक्टर को चले गए। कोई भी कंपनी अगर आपकी ड्रग से रिलेटेड है, राइट, तो वहां पर वही सेम चीज की 9 से 10 जो लाइसेंस है वो आपके पब्लिक सेक्टर को दिए गए, और इसका 6 फोल्ड आप मान के चलिए, मल्टीप्लाई 6 आप कर लो, ठीक है, 6 7 8 9, मतलब इससे आपको ज्यादा ही रखना है। कुल मिला के बात ये है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर 50-60 एक अमूमन लिख देता हूँ मोटा मोटी तौर पर। ओके, तो बेसिकली आप यहाँ पर देखो गवर्नमेंट बोल रहा है कि हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, बट सुबिमल दत्ता कमेटी ने ये आइडेंटिफाई किया कि भाई साहब डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। किस लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 1 गुना 2 गुना डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, नहीं, यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो मल्टीप्लायर के हिसाब से हो रहा है। आप देख लीजिए, पब्लिक सेक्टर है, सरकारी कंपनी है, तो सिर्फ आपके 12 से 15 लाइसेंसेस मिले हैं। प्राइवेट है तो आप देखो 120 से 125 लाइसेंसेस, इवन ये 250 200 तक भी आपके चले जाते थे, राइट। फर्टिलाइजर है तो वो इस तरह से आपका जा रहा है, ओके। ड्रग वाला है तो वो कुछ आपका इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बेसिकली जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है आपके लाइसेंसिंग के ऊपर वो एक अनइवन प्रोसेस है, ठीक है। उसके अंदर आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आपको लाइसेंसेस जो है वो इक्वल बेसिस पर देने होंगे, क्योंकि आपका अप्रोच ही क्या है, सोशलिस्ट है आपका। और देखो सोशलिज्म और कैपिटलिज्म इनके बीच में लड़ाइयां चलती रहेंगी, हर गवर्नमेंट का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है। सही गलत क्या है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, वो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर बता दिया था कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है। दोनों की अपनी खासियत है, दोनों का अपना अपना एडवांटेज है और डिसएडवांटेज भी बनता है। ओके, चलिए तो हम पॉइंट पे आते हैं। उसके बाद जो तीसरा जो पॉइंट इन्होंने बोला कि शर्त इन्होंने ये रखी थी कि हम लोग जो है वो रीजनल डेवलपमेंट लेके आए, राइट। रीजनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि बेसिकली जो आपका पूरा इंडिया का ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है, ओके, इसके ऊपर सारी की सारी जो भी आपकी स्टेट्स बनती उन स्टेट्स के ऊपर हम लोग एक पैरेलल अप्रोच रखेंगे ताकि डेवलपमेंट जो है वो आपका हर कोने तक पहुंच सके। बट सुबिमल दत्ता ने ये आइडेंटिफाई किया कि जो भी लाइसेंसेस इंडियन गवर्नमेंट ने दिए हैं उनमें से मेजोरिटी जो पोर्शन है लाइसेंसेस का, मोर देन 40% की जो लाइसेंस है, इवन मैं 50% भी इसको कहना चाहूंगा, राइट, तो वो बेसिकली आपके केवल और केवल 4 स्टेट्स तक लिमिटेड थे।
वो थे आपके गुजरात, एक था आपका महाराष्ट्र, एक था आपका तमिलनाडु और एक था आपका वेस्ट बंगाल। ओके, तो बेसिकली आप देखो, रीजनल डेवलपमेंट की बात हो रही है, बट हमारे सामने जो पिक्चर आ रही है वो ये है कि आधा परसेंटेज का जो डेवलपमेंट है वो इन 4 स्टेट्स तक ही लिमिटेड हो चुका है, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये चीज आपकी गलत हो रही है, इसको थोड़ा बहुत आपको आइडेंटिफाई करना होगा और जो डेवलपमेंट है वो आपको हर कोने तक पहुंचाना होगा। राइट, तो थर्ड इसने पॉइंट ये हाईलाइट किया था। फोर्थ पॉइंट इसने ये बोला था कि जो एक फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, जो फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए वो फाइनेंशियल सपोर्ट आपको थोड़ा बहुत सही लेवल पर मिलना चाहिए। ठीक है, सही लेवल का मतलब क्या है कि देखो, अगर मैं आपको 1969 के फेज को अगर आप थोड़ा सा महसूस कर सके तो आप ये समझना कि ये वो फेज है जहां पर गवर्नमेंट नेशनलाइजेशन भी कर रहा है। ठीक है, आपके वॉर भी चल रहे हैं, इंडो साइनो वॉर हुआ है 1962 के आसपास। ओके, इंडिया पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ है 1965 के आसपास। तो कुल मिला के बात ये है कि आप जो कंटेम्प्रेरी इंडिया है, इंडियन इकोनॉमी है, ठीक है, उस वहां पर क्या क्या चीजें चल रही है उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपको बोला। तो बेसिकली फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए जो है हमारे पास दो तरह के इंस्टीट्यूशन है, आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स है और आपका प्राइवेट सेक्टर है। अब जाहिर सी बात है कि प्राइवेट सेक्टर से तो आप लोन उस समय क्या ही लोगे। ठीक है, अभी क्या प्राइवेट सेक्टर आपका काफी ज्यादा स्ट्रांग है, अगर मैं 2021 की बात करता हूं तो। बट आप अगर उस समय की बात करोगे 1969 के आसपास की, तो वहां पर आप ये देखोगे कि उस समय सिर्फ और सिर्फ आपकी जो बड़े फाइनेंशियल आर्म थे वो एक था आपका LIC, जिसको आप लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के नाम से जानते हो, और एक था आपका UTI, ठीक है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसका दो पार्ट में डिवीजन हो चुका है। एक आपका UTI आर्म खुद ही है, ठीक है, और एक है आपका एक्सिस बैंक। राइट, वो एक्सिस बैंक आपका एक पहले UTI था, आप उसका IFSC कोड भी देखिएगा अगर आपका अकाउंट है तो। ठीक है, तो वो जो यूटीआई है वो आज के टाइम पे एक्सिस बैंक के तौर पे काम कर रहा है, और एक यूटीआई आर्म आपका अलग ही है। ओके, तो ये जो दो फाइनेंशियल आर्म्स थे, LIC, UTI, और ऐसा नहीं और भी कई सारों के नाम मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, बट समझाने के लिए LIC और UTI जैसी जो फाइनेंशियल आर्म थी, इन्होंने अपने फंड्स का जो डिप्लॉयमेंट था, फंड्स डिप्लॉयमेंट था, उसके अंदर भी गड़बड़ ये की कि इन लोगों का जो डिप्लॉयमेंट था उसके अंदर 40% से ज्यादा जो फंड्स आपके गए हैं वो बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस की तरफ गए हैं, मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं जिनकी इंडस्ट्रीज आपकी ऑलरेडी वर्क कर रही है, तो इनका जो फंडिंग है वो बेसिकली वहां पर ज्यादा जा रहा है। अब आप खुद समझो कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो अपने आप को सस्टेन कर सकती हैं, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनको ऑलरेडी वहां से अर्निंग हो रही है, बट बावजूद उसके वो अपनी बैलेंस शीट का पैसा खर्च ना करके वो अपने आप को फाइनेंस करा रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, क्योंकि उससे देखिए एक फायदा होता है। फायदा क्या है कि आपको एक लमसम अमाउंट LIC, UTI से मिल तो जाएगा, बट उसका जो रीपेमेंट आप करेंगे वो होगा आपका 10, 20, 30, 40 साल के बाद। ठीक है, वो खैर डिपेंड करता है आपने कितने टेन्योर के लिए लिया है, बट आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट ये मिल जाता है कि आपको एक लमसम पैसा मिल जाएगा। ठीक है, उसका आपको जो रीपेमेंट करना है वो आपको एक लंबे टाइम बाद करना है। तो उस समय जो कंपनीज थी वो यही कर रही थी क्या, कि आप पैसा उनसे ले रहे हो और LIC, UTI पैसा दे भी रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज उसको थोड़ा सा गलत लगी सुभिमा दत्ता को, कि इनके फंड्स का जो डिप्लॉयमेंट है उसमें जो मेजोरिटी पोर्शन है वो बिग इंडस्ट्रीज कवर कर रही है, और होना ये चाहिए था कि आपकी जो स्मॉल एंड विलेज इंडस्ट्रीज है उनकी तरफ पूरा का पूरा इंक्लिनेशन वहां पर रहना चाहिए। ओके, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो 4 पॉइंट मैंने आपके सामने रखे हैं, ठीक है, जहां पर बोला गया कि आपकी लार्ज और लार्जर जो हाउसेज है उनका डोमिनेंस ज्यादा है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बोला कि जो आपकी लाइसेंसिंग कैपेसिटी है वहां पर प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा लाइसेंसेस दिए गए, और साथ ही साथ आपका जो डेवलपमेंट है वो रीजनल डेवलपमेंट नहीं है, एक इम्बैलेंस नेचर का आपका हो चुका है, जो सिर्फ और सिर्फ आपका गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल यहीं तक ही आपका लिमिटेड। ओके, और एक है आपका फाइनेंशियल सपोर्ट, जो आपकी LIC और UTI जैसे बड़े बड़े फाइनेंशियल आर्म्स है, ठीक है, वो अपने फंड्स को मेजर तौर पर जो है वो बिग इंडस्ट्रीज को ही दे रहे थे। ठीक है, तो ये आपको जो 4 सेंसेशनल कमेंट्स उन्होंने गवर्नमेंट की पॉलिसी को लिए थे, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने पड़ेंगे, और इसी के बेसिस पर मैंने जो आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन पढ़ाना है उसका जो एक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जो हम एक नींव बोलेंगे जिसको,
ठीक है, वो हम करेंगे। ठीक है, जो आपका 1977 जब मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है, तो वहां पर सुब्रमण्य दत्ता कमेटी को ही ध्यान में रखकर आपका बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आप देखो टाइम पीरियड याद रखो 1977 का है, इसका मतलब ये आपका जनता पार्टी का टाइम आ चुका है। ठीक है, इमरजेंसी आपकी ओवर हो चुकी है, मोरारजी देसाई आपके रूलिंग आपके रूल करने आ चुके हैं। ठीक है, बट ये एक स्टेबल गवर्नमेंट थी। ठीक है, जो पॉलिसीज लेके आई वो पॉलिसीज आपकी सही टाइम पीरियड पे चली नहीं। ठीक है, मतलब 5 साल तो कम से कम आपका चलना ही चाहिए, बट अनस्टेबल थी। ठीक है, उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं थी, ब्यूरोक्रेसी आपकी एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुकी थी। खैर उसके बारे में मत नहीं बात करेंगे, वो पॉलिटी का सेक्शन है आपका। ओके, तो बेसिकली सुब्रमण्य दत्ता कमेटी ने ये कुछ आपके कमेंट्स किए हैं जिसको आपको थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई करना होगा। अब मैं आपको एक बार स्लाइड्स के ऊपर बता देता हूँ कि ये जो चीजें हैं वो आपको कहाँ पर मिलेगी। ठीक है, ये तो खैर आपका 77 का आ गया है, वो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट ये देखिए। हाँ, ये है आपका सुब्रमण्य दत्ता कमेटी रिपोर्ट। ठीक है, अब देखो पहला पॉइंट क्या है कि 20 लार्जर इंडस्ट्रियल हाउसेज है, 53 लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज है, और 60 के आसपास जो है वो लार्ज इंडिपेंडेंट कंसर्न है। सेकेंड नंबर पॉइंट क्या है कि 73 लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज अकाउंटेड फॉर 50% ऑफ द टोटल प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट ऑन मशीनरी बाय द एंटायर प्राइवेट कॉर्पोरेट। ठीक है, थर्ड पॉइंट भी आपका वो इंडस्ट्रीज को लेकर है, इसको आप देख लेना। फोर्थ पॉइंट आप देखो कि मशीन टूल में 9:226 का रेशियो चल रहा है, मतलब 9 आपकी सरकारी है और 226 आपकी जो है वो प्राइवेट लाइसेंस है। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ 100-150 तक की लिमिटेड रखा था, बट आप इसको 250 तक भी लेके जा सकते हो। ठीक है, फर्टिलाइजर के लिए 12:42 का रेशियो चल रहा है, मतलब 12 जो है वो आपकी सरकारी है और 42 जो है वो आपकी प्राइवेट है। ड्रग फार्मा के अंदर 12:184 का रेशियो चल रहा है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फिफ्थ पॉइंट जो है उसमें देखो देखो यहाँ पर एग्जैक्टली 62% आपका लिखा हुआ है। देखो मैंने आपको बताया था 40 to 50%। ठीक है, एक अमूमन अंदाजा दिया था, बट कमिटी के हिसाब से ये आपका 60% तक पहुंच गया था। तो आप समझ सकते हो कि तकरीबन 62% का जो क्राइटेरिया है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी गुजरात, आपका महाराष्ट्र, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, इन 4 स्टेट्स तक ही लिमिटेड था। ओके, तो इसको आप थोड़ा सा देख लेना। और जो 6 पॉइंट है, आउट ऑफ दी 720 प्रोडक्ट्स इन विच फॉरेन कोलैबोरेशन इज परमिटेड, नॉट लेस देन 70 वर कंज्यूमर गुड। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि 1956 के अंदर जो आपका टर्म बोला गया था कि फॉरेन कोलैबोरेशन आप कर सकते हो, बट कंडीशन ये है कि ओनरशिप जो है वो आपकी इंडियन हैंड्स के ऊपर रहना चाहिए। ओके, अब देखो इंडियन हैंड्स के ऊपर रहना चाहिए वो तो ठीक है, समझ में आ रहा है, बट दिक्कत यहाँ पर ये आ रही है कि कंज्यूमर गुड्स और नॉन कंज्यूमर गुड्स, तो इसके ऊपर तो ध्यान ही नहीं है, और पूरा का पूरा जो फॉरेन कोलैबोरेशन आ रहा है वो नॉन कंज्यूमर गुड्स के ऊपर जा रहा है। तो वो जो पॉइंट है वो यही बताना चाह रहा है, 6 नंबर का पॉइंट, नॉट लेस देन 70 वर दी कंज्यूमर गुड्स। ओके, तो बेसिकली ये जो पॉइंट्स है वो आपका इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर देना चाह रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि जो पूरा का पूरा सेशन मैंने आपको आज के दिन पढ़ाया है, ठीक है, वो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा किस तरह से आपका चल रहा है। ठीक है, टाइमलाइन देखो सेशन को फिनिश करने से एक बार पहले आपको बता देता हूं, हमने जो शुरुआत की थी वो कुछ इस तरह से थी कि आपका 1948 का रेजोल्यूशन हमने पढ़ा, 4 क्लासिफिकेशन यह था। दूसरा, इसको रेगुलेट करने के लिए 1951 के अंदर हम एक एक्ट लेके आए जिसको हम लाइसेंस राज का नाम देंगे। क्यों? क्योंकि जब आपका एलपीजी आएगा तो एलपीजी आने के बाद लिबरलाइजेशन मॉडल के तहत हम इस लाइसेंस राज को ही यहां से हटाने की कोशिश करेंगे। ओके, उसके बाद जो आपका थर्ड पॉइंट है उसके अंदर आप देखना कि जो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1951 आया, ओके, तो इसकी स्टडी के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक आर के हजारी कमेटी बनाई थी जिसने कुछ कमेंट्स इसकी पॉलिसी के ऊपर किए थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं, आप उसके अंदर देख लेना, सारी चीजें आपको बता दिया हूँ। राइट, उसके बाद जब हम सेकंड 5 ईयर प्लान लेके आए तो उसके पैरेलल में ही हमने यहाँ पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1956 लॉन्च कर दिया। ठीक है, अनाउंस कर दिया, जिसके तहत इंडस्ट्रीज को क्या करना चाहिए, कौन सी शेड्यूल के अंदर आना चाहिए, गवर्नमेंट ने उसको यहाँ पर नोटिफाई करा दिया। और साथ ही साथ कुछ और अलग अलग प्रोविजंस भी बता दिए कि हम लोग प्राइवेट प्लेयर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे।
ठीक है, आपकी स्मॉल और विलेज इंडस्ट्रीज को फोकस करेंगे, डेवलपमेंट जो होगा वो बैलेंस्ड होगा। ठीक है, तो वो खैर जो भी आपकी पॉलिसीज थी, ठीक है, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी आज के सेशन के अंदर। और इसकी स्टडी के लिए गवर्नमेंट ने सुबिमल दत्ता कमिटी को अपॉइंट किया, राइट। 1967 के अंदर ये कमिटी बन गई थी और रिपोर्ट जो है वो 1969 के अंदर पब्लिकली इसने कर दिया था, राइट। तो जो आज का सेशन है वो हमारा यहीं पर फिनिश होता है, ठीक है। इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और आप एक बार लाइव आया कीजिए, राइट। आप लाइव आओगे तो आपको जो डाउट्स वगैरह एक्स्ट्रा बन रहे हैं वो आपको मैं क्लास के अंदर ही कवर करा दूंगा, ठीक है। एक इंटरेक्शन होना जरूरी है आप लोगों के साथ, राइट। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप लोग लाइव आ जाओ तो आपकी जो डाउट्स वगैरह है वो हम सॉल्व कर देंगे। खैर रिकॉर्डेड तो मिलेगा ही, बट लाइव सेशन आप अटेंड करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं सेशन को यहाँ पर फिनिश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट सेशन के अंदर आप ये पूरा चीज अच्छे से कवर कर लीजिएगा तो आपको नेक्स्ट सेशन जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसी तरह से हम लोग एलपीजी मॉडल तक बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि हम अपने सिलेबस को एक लिमिटेड टाइम के अंदर ही देखेंगे, क्योंकि सिलेबस काफी मतलब पॉइंट्स के अंदर लिमिटेड है। वो क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा वो भी खैर मैं आपको सेशन फिनिश होगा आपका जब ये चैप्टर तो आपको बता दूंगा कि आपके एग्जाम के अंदर इस चैप्टर से कौन कौन सी चीजें आपकी कवर होगी, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन के अंदर।